Good morning, students. Today our topic is class 11th, subject political science, part number 2, chapter number 5th, विधायिका legislature. तो आज इसके जो समरी है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. तो साधारण शब्दों में सरकार उस व्यवस्था का नाम होती है जो शासन को चलाती है. राजतंत्र में कानून बनाने व उनके कानून को बनाने व उन्हें लागू करने की शक्ति राजा व सम्राट के पास होती है. परंतु आधुनिक लोकतंत्र के युग में सरकार का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है. प्रजातंत्र में सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका. तीनों अंगों में विधानपालिका अधिक महत्वपूर्ण है. विधानपालिका का मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है. कार्यपालिका विधानपालिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने का कार्य करती है. अतः विधानपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है. वह जनता की इच्छा का दर्पण है. इस अध्याय में अध्ययन का विषय जो रहेगा हमारा, निर्वाचित विधायिकाएं कैसे काम करती हैं और प्रजातांत्रिक सरकार को बनाए रखने के लिए कैसे सहायता करती हैं. भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन करेंगे. तो आज हमारा जो फर्स्ट इसमें चैप्टर में क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है हमारा भारतीय संसद की रचना, उसकी शक्तियां और कार्य, इनके बारे में हमें बताना होगा. तो सबसे पहले भारत की संघीय विधानपालिका को संसद का नाम दिया गया है. संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संघ की एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन होंगे जिनका नाम लोकसभा और राज्यसभा होगा. लोकसभा भारतीय संसद को निम्न सदन है, यानी कि इसको निम्न सदन का नाम भी दिया जाता है लोकसभा को, और जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन का नाम दिया जाता है. लोकसभा यानी इनके सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या जो होती है वो 552 हो सकती है. इनमें से 520 सदस्य राज्य द्वारा और 30 सदस्य संघीय क्षेत्र द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं. इसके अतिरिक्त यदि एंग्लो इंडियन जाति का कोई व्यक्ति निर्वाचित न हुआ हो तो ऐसे 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है. इसके सदस्य 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं. 5 वर्ष की अवधि से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है. लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं. राज्यसभा, इसको उस सदन का नाम भी दिया गया था जिसमें 250 सदस्य होते हैं. इनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं. इनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, शिक्षा आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्तियों में से चुना जाता है. शेष जो 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं. इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परंतु हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपने पद से निवृत्त हो जाते हैं तथा उनकी जगह नए सदस्य द्वारा चुनाव किया जाता है. भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है. राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं. संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन. संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को समान वेतन दिया जाता है, समान भत्ता और समान पेंशन दिया जाता है. संसद के सदस्यों का वेतन, भत्ता, पेंशन, भत्ता संशोधन अधिनियम 2010 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदस्य को 50,000 रुपये मासिक वेतन, 45,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता और 45,000 रुपये मासिक कार्यालय तथा अधिवेशन के दिनों में प्रत्येक सदस्य को 2,000 रुपये प्रति माह भत्ता भी मिलता है. वर्तमान में 2 फरवरी 2018 को वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट में संसद के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि की गई थी. इस घोषणा की प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वेतन और भत्तों में वृद्धि करने संबंधी व्यवस्था को बनाने का ऐलान किया गया है. नए संशोधन के अनुसार वर्तमान में प्रत्येक संसद को मूल वेतन के रूप में 1 लाख रुपये मासिक और 70,000 रुपये मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 60,000 रुपये मासिक कार्यालय भत्ते के रूप में निश्चित किया गया है. प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के वेतन व भत्ते द्वारा कानून पास करके निश्चित किए जाते हैं. संसदों को निःशुल्क आवास, परिवार सहित निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, 3 लैंडलाइन टेलीफोन और 1 BSNL मोबाइल तथा मोबाइल निर्वाचित क्षेत्र हेतु दिए जाते हैं. प्रत्येक संसद को कंप्यूटर हेतु मुफ्त बैंड सुविधा भी प्रदान की गई है. इसके अतिरिक्त प्रत्येक संसद के देश के
4 हवाई यात्राएं भी निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। फरवरी 2018 में किए गए संशोधन के अनुसार सांसदों को मिलने वाली पेंशन सुविधा भी बढ़ाकर 20,000 से 25,000 रुपये मासिक कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 1988 में पास किया गया अधिनियम द्वारा संसद के उसके कार्यालय के दौरान उसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति या उसके आश्रित को पेंशन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। अब इसकी शक्ति और कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो शक्तियाँ हैं उसमें वैधानिक शक्तियाँ होती हैं उनके पास। वैधानिक शक्तियाँ यानी कि संसद को कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त होती है। संघीय सूची के सभी विषयों पर संसद को अपने कानून बनाने का अधिकार है। विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची में दिए गए विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं को प्राप्त है, परंतु विवाद की दिशा में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। पॉइंट नंबर 2, वित्तीय शक्ति इनके पास होती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है इसका। न्यायिक कार्य भी करती है, संविधान में संशोधन का कार्य करती है और राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करती है। और इसके अलावा कुछ विविध कार्य भी हैं, जैसे कि किसी राज्य में विधानसभा की स्थापना अथवा समाप्त करने संसद का काम होता है। संसद राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा को स्वीकार प्रदान करता है और इसकी जो विस्तृत शक्तियाँ हैं वो भी इन्हें प्राप्त होती हैं, जैसे कि फिर भी इंग्लैंड जो है वो संसद की तरह प्रभुत्व संपन्न नहीं है। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम राज्यसभा का टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे जो ये टॉपिक मैंने आपको कराया है इसका नोट्स आपको रेडी करना होगा और साथ साथ इसे लर्न भी करना होगा। थैंक यू।